तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से नाम से समझ में आ रहा है, इसमें ग्राहकों की प्रोटेक्शन की बात करी जाएगी। उनको प्रोटेक्शन किस चीज से मिलती है, उनके क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, उनके क्या क्या राइट्स बनते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर ये कंज्यूमर होता कौन है? क्या आप हर व्यक्ति को कंज्यूमर बोल सकते हो? यस और नो, वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके। सबसे पहले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू एडुकेटिंग। क्या वर्ड लिखा है यहां? एडुकेट करना, यानी कस्टमर को कुछ बताना चाह रहे हैं, कंज्यूमर को कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ एडुकेट करना चाह रहे हैं उसको। अच्छा, काहे के बारे में सर जी उसको समझाना चाह रहे हो? अबाउट देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, एंड ऑल्सो हेल्पिंग इन गेटिंग ग्रीवेंस। बेटा, ग्रीवेंस का मतलब होता है, ग्रीवेंस का मतलब होता है कि उन्होंने जो उनकी जो प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस का मतलब हो गया बेटा प्रॉब्लम, और रिड्रेस का मतलब हो गया सॉल्यूशन। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है, इसका मतलब होता है कंज्यूमर को एडुकेट करना, उसको बताना किस बारे में, उसके राइट्स के बारे में, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में, और उसकी हेल्प करना, मदद करना कि उसकी प्रॉब्लम का उसे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। सिंपल सी परिभाषा है ना? ओके सर, ये दो वर्ड याद रखना, ये आएंगे अभी आगे। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा हम दो लोगों की नजर से सोचेंगे। एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक एक्ट है, कानून है। ये कानून बनाने के क्या फायदे हैं, पहले हम पढ़ेंगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या फायदा है, और फिर हम पढ़ेंगे इस एक्ट का फायदा एक बिजनेस को लेकर के। ठीक है, आइए पढ़े जरा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। बेटा, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है गलत होना। जो उनके साथ गलत हो रहा है बड़े पैमाने पे, उससे उनको बचाया जा सके, तो इसलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है। कंज्यूमर माइट बी एक्सप्लॉइटेड बाय अनसर्प्लस, एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेटा, ये तीनों शब्द का मतलब अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो इन तीनों शब्दों का मतलब है कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। जैसे क्या गलत हो रहा है कंज्यूमर के साथ? उसको डिफेक्टिव गुड्स मिल रहे हैं, उसको अनसेफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यानी कि जैसे कि आप समझ लो, उसको जो कोई खाने पीने की चीजें हैं उसके अंदर वो एक्सपायरी माल पीछे से आ रहा है, या उसके अंदर ऐसी कोई प्रोडक्ट मिलके आ रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। जैसे आपको पता होगा, थोड़े टाइम पहले, बहुत टाइम पहले मैगी के ऊपर केस हो गया था कि भैया तू हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है ना। एडल्ट्रेशन, मिलावट है, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब फेयर एंड लवली का पहले एड आता था, मैंने तो ऐसी सुना है, पता नहीं सच या झूठ तो मुझे नहीं पता, तो वो दिखाते कि तो जी ये 7 दिन में गोरा कर देगी, है ना। अब लोग भैया जो थोड़े से, जिनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा थोड़ा डार्क सा होता है, डार्क का मतलब हो गया थोड़ा सा फेयर नहीं होता है, उन्होंने कहा चलो भैया फेयर एंड लवली में 7 दिनों के अंदर हम गोरा सा निखार पा लेते हैं। भैया लोगों ने लगा ली, खूब सेल हो गई। अब पता लगा 7 दिन बाद मुंह धो के तो वैसे ही रह गया। तो ये एडवर्टाइजमेंट गलत है, ये मिसलीड कर रही है, होर्डिंग लग रही है वो गलत है, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी ये सब वो तरीके हैं जिससे कंज्यूमर के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर। तो इसलिए कंज्यूमर को जरूरत है कि उनके साथ जो ये सेलर इतना गलत कर रहे हैं उससे उनका बचाव हो सके। ओके, नेक्स्ट, कंज्यूमर इग्नोरेंस। ड्यू टू वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर अबाउट देयर राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कंज्यूमर को
पता ही नहीं है उनके पास अधिकार क्या है। आप भी तो कुछ बाजार से खरीदते हो, आपको पता आपके पास क्या क्या अधिकार है? बिल्कुल नहीं पता होगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो कई लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता है, और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि अगर वो केस कर दे तो उनको क्या क्या रिलीफ अवेलेबल होगा। इसी वजह से इट बिकम नेसेसरी टू एडुकेट देम, उनको उनके अधिकारों के बारे में, उनको उनके रिलीफ के बारे में एडुकेट करना जरूरी है अबाउट द सेम। अगर आपने परिभाषा में देखा हो, तो वहां पे एडुकेट वर्ड लगा हुआ था ना, तो एडुकेट का मतलब यही है उनको उनके राइट्स, उनकी जिम्मेदारियां, उनको रिलीफ के बारे में जानकारी पहुंचाना। तो इस एक्ट के माध्यम से एक कंज्यूमर अपने अधिकारों के बारे में जान पाता है। समझ गए? तो कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब कि उनको नहीं पता था, अब पता लग जाएगा। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। बेटा ऑर्गेनाइज का मतलब होता है इकट्ठे होना, अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है इकट्ठे नहीं है। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। किसी को, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई गुजरात में बैठा हुआ है, जिसको सेम प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम आई है, अब एक दूसरे के साथ कैसे मिले वो? तो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है। कंज्यूमर नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो भैया अब जरूरत है आपको इकट्ठे होने की। अब कैसे हो इकट्ठे? इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें क्या बना लेनी चाहिए? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए विच वुड टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, जो उनके हितों का ध्यान रखेगी। जैसे आपने सुना होगा महिलाओं के लिए वुमेन हेल्पलाइन बनी हुई है ना, ऐसी कंज्यूमर के लिए भी बनी हुई है, ताकि उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। दो इन इंडिया वी डू हैव सच कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, हमारे इंडिया में भी है ऐसी organization. Adequate protection is required to be given to consumer till these organizations become powerful enough to protect and safeguard the interest of consumer. Next, important from the point of view of business. अब हम पढ़ेंगे इस एक्ट का फायदा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन फायदे मैंने आपको बताया कि एक तो उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उससे उनका बचाव होगा। दूसरा, उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, उसके बारे में भी उनको पता लग जाएगा इस एक्ट के थ्रू। और तीसरा, जो कंज्यूमर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, इधर उधर फैले हुए हैं, उनको इकट्ठा होने की जरूरत है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की जरूरत है, ताकि कल को आपको कोई तकलीफ आए तो आपके बिहाफ पे कोई लड़ने वाला भी वहां हो। नेक्स्ट, अब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो सबसे पहला देखो भैया, सीधी बात है, यहां क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। भाई आप अपनी दुकान पे किसी ग्राहक को लूटने की आदत बना लिए ना, आपकी दुकान लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। थोड़े समय तक आप बढ़िया कमा लोगे, थोड़े समय के लिए, उसके बाद बेटा धंधा लंबा चलने वाला नहीं है। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी बात समझो, मेरा नाम बना हुआ है आसपास। अब मैं सोचूं मेरा नाम तो बना हुआ है, चल भैया अब मैं मौज मारूंगा, बच्चे तो आ ही जाएंगे अपने आप, और क्योंकि नाम बहुत हो गया है तो बच्चे आ ही जाएंगे। बेटा आप 1 साल कर लोगे इस काम को, गलत काम को, अगले साल से आप नेगेटिव होने शुरू हो जाओगे कि भैया इस टीचर पे मत जाइए, इन्होंने तो ड्रामा मचा दिया था। तो इसलिए अगर मुझे अपने धंधे को लंबे समय तक चलाना है तो सीधी बात है, मुझे प्रोटेक्ट खुद ही करना पड़ेगा। किसको? अपने कंज्यूमर, अपने ग्राहक के इंटरेस्ट को, उसके हित का मुझे खुद ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज सेटिस्फाइड कस्टमर लीड टू रिपीट सेल, क्योंकि एक कस्टमर जो आपसे सेटिस्फाइड होगा वो आपकी दुकान पे दोबारा जरूर आएगा। एंड प्रोवाइड गुड फीडबैक, और 4 लोगों को भी उसके बारे में फीडबैक अच्छा देगा। ठीक है, अब और रिलेट कर सकते हो इसको, जहां भी आप कोचिंग लेते हो ना, आप वहां तक पहुंचे कैसे होगे? किसी ने आपको बताया होगा, यानी कि जिसने आपको बताया है वो उस टीचर का पहले कस्टमर रह चुका है। अब वो बच्चा टीचर के पास आ ही रहा है पढ़ने, साथ में 2 बच्चे और लेके आ रहा है, तो आपका फीडबैक अच्छा होगा अगर आप अपने कस्टमर का ध्यान रखोगे। अब बिजनेस विच एंगेज्ड इन एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो लोग धंधे में गलत काम कर रहे हैं, समझ लो वो सरकार को न्योता दे रहे हैं, आओ हमारे को परेशान करो, क्योंकि सरकार दखलंदाजी करेगी जैसे आप पे छापा पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप चाहते हो, क्योंकि बेटा इससे कंपनी की इमेज पे भी फर्क पड़ता है, तो अगर आप चाहते हो आपके साथ ऐसा ना हो तो कंज्यूमर का ध्यान रख लो शुरू से ही, उसको परेशान मत करो। तीसरा, मोरल जस्टिफिकेशन। बेटा मोरल का मतलब क्या होता है? होता है ना मोरल ड्यूटी। इट इज द मोरल ड्यूटी of any business to take care of consumers
इंटरेस्ट। ये एक मोरल ड्यूटी भी बनती है भाई। आपने दुकानों पे लिखा देखा होगा कंज्यूमर भगवान होता है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है ना कि भगवान को आप कुछ उसके प्रति समर्पण रहो, ये थोड़ी भगवान को ही लूट मचा रहे हो। तो इसलिए आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि एक कंज्यूमर के हित का ध्यान रखो एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन, और उसको एक्सप्लॉइट करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। मेरे लिए आप लोग भी भगवान ही हो बेटा, समझ गए मेरी बात को? क्योंकि आप मेरे देखो, वैसे ये वर्ड मुझे पता नहीं क्यों बच्चों के साथ अपने साथ लगाना बहुत गलत लगता है कि आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है ना? ये वर्ड बहुत गंदा लगता है मुझे कोचिंग के अंदर। कस्टमर नहीं है यार, ये कुछ अलग ही होता है हमारा आपका ना। बट स्टिल कमा तो मैं आपकी जेब से रहा हूं ना बेटा। तो कहने का मतलब मेरा खुद की एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बच्चों के हितों का ध्यान रखूं, उनके लिए जो मैं मैक्सिमम मेहनत कर सकता हूं वो मैं करूं। दस अ बिजनेस मस्ट अवॉइड अनसरप्लस एक्सप्लॉयटेटिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसलिए मुझे ऐसे किसी गलत व्यवहार के साथ आपके साथ नहीं करना चाहिए जिससे आपका नुकसान हो। तीसरा, सिंस द बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। बिल्कुल, देखो हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट है तो हम आसपास के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लड़का काम करने आ रहा है, ऑफिस बॉय काम करना है, वो तो आसपास से ही आ रहा है। हमारे को भूख लगती है तो आसपास हम चाट पकौड़े खाने चले जाते हैं, तो इस सोसाइटी से हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं। देयरफॉर इट हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विस विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसलिए हमारे को वो प्रोडक्ट सर्विस देनी चाहिए जो लोगों के हितों के लिए हो। It is because business has social responsibility towards various interest group including consumer। बेटा इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब हो गया, देखो मेरी बात को सुनना, एक बिजनेस की जिम्मेदारी सिर्फ अपने कस्टमर के प्रति नहीं बनती है, ये तो भगवान है ही, लेकिन कुछ थोड़े मोड़े देवता भी हैं बेटा। जैसे आपके यहाँ पे जो काम करने वाला स्टाफ है, समझ लो, अब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो आपका, समझो यार आपने फ्री सैंपल भी अगर बांटा है अपने स्टाफ के अंदर, तो ऐसा थोड़ी उनको जहर खिला दोगे फ्री के नाम का। तो इसीलिए आपको सबका ध्यान रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको समाज के प्रति ध्यान रखना चाहिए। पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 seeks to protect and promote the consumer interest through speedy and inexpensive redressal। redressal का मतलब, अगर आपको थोड़ा से पहले मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन। इस एक्ट का पर्पस यह है कि कस्टमर को उनकी प्रॉब्लम का, ग्रीवेंस यानी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, और कैसे मिले? स्पीडली मिले और कम से कम खर्चे में मिले। समझ गए? इस एक्ट का यही पर्पस है। अब स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया पे लगता है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस वेदर अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर। ये सब पे लागू होता है बेटा, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या आप सिर्फ एक व्यापारी हो जो सिर्फ माल लाता है और बेच देता है। मैन्युफैक्चरर जो माल लाता है, बनाता है, फिर बेचता है, तो आप कुछ भी हो। एंड वेदर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस इंक्लूडिंग ई कॉमर्स बिजनेस। मतलब ई कॉमर्स यानी आप समझ गए ना, जैसे अमेजोन हो गया वगैरह वगैरह। तो आप किसी भी माध्यम से व्यापार कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आपके ऊपर ये नियम लागू होता है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बताएगी कंज्यूमर होता कौन है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय एनी गुड्स और अवेल सर्विसेज। कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विसेज लेता है फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में वो कुछ पैसे भी देगा। विच हैज बीन पेड, यानी या तो वो पे हो चुका है, और प्रॉमिस्ड, या अभी नहीं हुआ है, वादा कर दिया, यानी उधार पे लाए हो, और पार्टली पेड, आधा दे दिया है आधा वादा कर दिया है। कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि आपने उधार लिया है तो आप कस्टमर नहीं हो, नहीं, आपने आज सामान लिया और बदले में अगर आपने वादा करा है पेमेंट करने का तो आप कंज्यूमर हो। दुकानदार ये नहीं कह सकता तुझसे कौन सा पैसे आ गए थे जो इतना चौड़ा हो रहा। ना भैया ना, पैसे आए हो या ना आए हो, हमारा तय हो गया था, मैं पैसे दूंगा, दे दिए होते फिर तो कोई बात ही नहीं है, मैंने अभी दिए नहीं है तो भी मैं कंज्यूमर ही हूं। इस एक्ट की परिभाषा बता रही है इस बात को। ओके सर जी। और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट यानी वो किस्तों में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप स्कूटी बाइक गाड़ी लाते हो ना, तो आप भी कंज्यूमर हो। इट इंक्लूड, अब सुनो, अब बात को समझना। आपके पिताजी ने आपको फोन दिलवाया, बात को समझो,
दुकानदार ने फोन बेचा पिताजी को। दुकानदार ने फोन किसको बेचा? पिताजी को बेचा, क्योंकि पैसे पिताजी ने दिए हैं। आप तो बस उसे यूज कर रहे हो। क्या आप भी कंज्यूमर हो? आप भी कंज्यूमर हो, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि बदले में आप कुछ पैसे दो या वादा करो। तो पैसे तो जा चुके हैं, पापा ने दिए हैं। तो पापा, अब मोबाइल में कोई दिक्कत आ गई, क्या आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? आप, पापा नहीं, आप फाइल कर सकते हैं। यस, आप भी कर सकते हो। इस बात का जवाब यहां लिखा है, इट इंक्लूड्स एनी यूजर, आप यूजर ही तो हो, और सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। यानी आप इस फोन का यूज अगर अपने पिताजी के अप्रूवल से कर रहे थे कि हाँ जी पिताजी ने मेरे को राइट दिया इस फोन को रखने का, तो आप एलिजिबल हो कोर्ट में केस करने के। इसमें आपको भी शामिल कर लिया गया। तो याद रखना, कंज्यूमर में वो भी आता है जिसने पैसे दिए, और कंज्यूमर में वो भी आता है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है विद द अप्रूवल ऑफ बायर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिर आगे वही बोल रहा है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में लागू होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आ गया, कंज्यूमर राइट पेपर में आता ही है। आपका सबसे पहला अधिकार है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है आपका पूर्ण तरीके से अधिकार है, आप सिर्फ वो प्रोडक्ट खरीदो जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हो। जैसे कि गोल्ड के लिए हॉलमार्क बना हुआ है कि जी हॉलमार्क ज्वेलरी हो तो ही आप उसे खरीदे। दुकानदार आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं भैया हॉलमार्क नहीं खरीद, नहीं खरीद रहा, नहीं खरीद रहा भाई, है ना। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आता है एगमार्क, तो वो श्योरिटी होता है कि ये क्वालिटी अच्छी है ना। इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे आता है ISI मार्क, तो ये आपकी ये क्या हो जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है। तो आपका अधिकार है कि आप दुकानदार से वो प्रोडक्ट मांगो जो क्वालिटी का एश्योरेंस दे रहे हो। दुकानदार आपको वो नहीं कर सकता, क्या मजबूर कि ना लोकल खरीद, हमने मना कर दिया और मुक्का मार दिया तुम्हारे, ऐसा नहीं कर सकता वो, समझ गए। उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपका अधिकार है हर प्रकार की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लेने का। वो कब बना था, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट शामिल है, वगैरह वगैरह। आप दुकान पे खड़े होकर उसके बारे में पूछ सकते हो, पढ़ सकते हो। ये नहीं कह सकता दुकानदार चलो चल आगे बढ़, फटाफट से घर जाके पढ़ियो। ना ना ना, मेरा अधिकार है, मैं यही पढ़ के जाऊंगा, यही सोच समझ के जब लूंगा तेरे से प्रोडक्ट, और आप कुछ कह नहीं सकते मुझको, ठीक है ना। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड क्या कहता है, बात को समझो। कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, आपके पास अधिकार है, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद द प्रॉब्लम और सर्विसेज। कहने का मतलब है आपके पास पूर्ण अधिकार है कि आपको अगर कोई तकलीफ आई है तो आप अपनी प्रॉब्लम को, मतलब आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर कि भैया मेरे को दिक्कत हुई थी। इसी वजह से, इसी एक्ट के इस राइट की वजह से लोगों ने यानी कंपनीज ने अपने कस्टमर केयर खोल रखे हैं। क्योंकि आपको प्रॉब्लम हुई तो आप पहले कस्टमर केयर पे फोन कर लोगे, कंपनी खुद ही सुलटा लेगी तुमसे बातचीत करके। अगर कंपनी ने कस्टमर केयर ना खोले होते तो आप कहां जाते, सीधा कोर्ट में जाते। कंपनी रोज कोर्ट के चक्कर लगाती रहती। तो आप देखो लास्ट में लिखी भी है, क्योंकि आपको कानून ने ये राइट दिया कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी वजह से मैनी फर्म हैव सेट अप टू ऑन देयर कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवेंस सेल। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के ग्रीवेंस सेल बना लिए, यानी कंज्यूमर सेल बना लिए, जिसमें आप कंप्लेंट फाइल डायरेक्टली कर सकते हो कंपनी को। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल का मतलब फिर से वही है, सॉल्यूशन। आपका पूरा अधिकार है कि आपको अगर कोई तकलीफ हुई है तो उसका आपको उसके बदले कुछ सॉल्यूशन मिले। That a consumer has a right to get relief। अब सुनो बेटा, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में फर्क क्या है। इसमें बस इतना लिखा था कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और इस वाले पॉइंट में यह लिखा है कि आपका अधिकार है कि आप रिलीफ भी प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। उसके बाद राइट टू चूज, राइट टू बी अश्योर्ड, यानी आपका अधिकार है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट में से अपना मनचाहा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आपने फोन खरीदने गए,
उस दुकानदार ने आपके सामने 6 कंपनियों के फोन रख दिए। अब आपका राइट है, आप इसमें से अपना मनचाहा फोन सिलेक्ट कर सकते हो। दुकानदार आपका गला नहीं पकड़ सकते, नहीं 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 नहीं, तूने बहुत देर मेरे से ओप्पो के बारे में पूछा था, अब तू वीवो कैसे ले रहा है, मैं मार दूंगा था। भैया मेरी मर्जी, मेरा मन वीवो पे आया, तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है। राइट टू चूज, ये सब आपके अधिकार हैं, याद रखिएगा। Right to consumer education state consumer has a right to acquire knowledge and to be well informed about consumer. He should be aware about his right and relief available to him. इसके अंदर सिंपल लास्ट में यही बात बोली कि आपका यह भी अधिकार बनता है कि आपको कानून ने जो अधिकार दिए हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज्यादा। अब सिर्फ राइट नहीं बेटे, अब कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, है ना। अब बिल्कुल ही आप मंद बुद्धियों की तरह जा रहे हो और फिर लूट मच गई तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना बेटा। तो वाइल परचेजिंग एनी गुड्स और सर्विस, जब आप कोई गुड्स सर्विस खरीदते हो तब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहला क्या है, बी अवेयर अबाउट वेरियस मोड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। यानी आपको खुद को पता होना चाहिए, आप फोन खरीदने जा रहे हो 40,000 रुपए का, तो आपको पता होना चाहिए बाजार में 40,000 की रेंज में कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से फोन आ रहे हैं। थोड़ी R&D करके जाया करो घर से, बाद में हाय तौबा मत मचाओ कोर्ट के आगे, इसने मुझे सैमसंग का फोन नहीं दिखाया, मुझे तो पता ही नहीं था, ये बताना चाहिए था। वो कहेगी तेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है निकम्मे, थोड़ा सा इंटरनेट का जमाना है, देख के जाया कर घर से 40,000 में कौन सा फोन आ रहा है। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। अब आप खुद ही लोकल गुड्स खरीद रहे हो, खुद ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस नकली खरीद रहा हो, उसमें करंट लग गया, तुम झूल गए, कोर्ट में केस करते फिर रहे हो। ऐसे नहीं होता। जब सरकार ने कहा है आपसे कि आप सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीदो, सिर्फ ISI मार्क प्रोडक्ट खरीदो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक है, फिर आप लोकल क्यों खरीद रहे हो। अब हो गया तो हो गया भाई, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आज फॉर कैश मेमो, कोई भी आप चीज खरीदते हो तो उसका बिल लेना ना भूलें, क्योंकि बिल के बिना आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि प्रोडक्ट आपने किस दुकान से खरीदा है। रीड लेबल केयरफुली, भैया लेबल आराम से अच्छे से पढ़ लो, उस लेबल पे क्या क्या लिखा हुआ है। अब आपने किसी बच्चे के लिए, अभी कोई नया बच्चा पैदा ही हुआ है और आपने उस बच्चे के लिए ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जो अबव 5 ईयर था, लेबल पढ़ा नहीं किया, तो 5 साल से ऊपर के बच्चों पे लागू होता है ये वाला प्रोडक्ट, और आपने उस बच्चे को वो प्रोडक्ट दे दिया, तो बताओ अब नुकसान, अब लापरवाही तो आपसे हुई है ना, आपकी जिम्मेदारी है। आप वहां जब खड़े रहो, लेबल पढ़ो, तसल्ली करो, जब मन आए जब, ये आपकी जिम्मेदारी है। Assert yourself to ensure you get a fair deal. आपको अपने आप से इतना खुद को पूछना है कि क्या मुझे सही डील मिली है या नहीं मिली है, क्या मैं ठगा तो नहीं गया हूं। अगर खूब संतुष्ट हो तभी आप आगे बढ़ो, वरना नहीं। एंड बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। अब आप खुद ही गलत करने पे उतरे हो, अब आप IPL की टिकट खरीद रहे हो ब्लैक में, अब उसने चिपका दी पिछले साल की टिकट, आपने ध्यान नहीं दिया, बाद में केस कर रहे हो, तो सबसे पहले तो जज साहब आप ही को कुटवाएंगे कि तूने ब्लैक में खरीदी क्यों, तू तो खुद ही गलत काम कर रहा था, तू तो खुद ही ऑनेस्ट नहीं था अपनी डीलिंग में। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए अपनी डील करते समय आपको ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तो था कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जब अब प्रोडक्ट खरीदने के बाद जब आप उसे यूज करते हो तब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहले ये आपकी जिम्मेदारी कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क है उससे जुड़े हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, हम सबको पता है कि जो परफ्यूम होते हैं, है ना, जो परफ्यूम होते हैं वो थोड़े से मतलब आग को पकड़ लेते हैं अगर आप वो करो, स्प्रे करो। अब बच्चा वहीं गैस चल रही है, किचन के अंदर मम्मी खाना बना रही है और वहीं जो है वो परफ्यूम छिड़क रहा है मम्मी के ऊपर। लो मम्मी तुम भी लगाओ, पार्टी में चलेंगे, लो मम्मी मैं भी लगाऊं, पार्टी में चलेंगे, पता लगा हो गया धुआं। तो आपको पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या रिस्क अवेलेबल है, समझिए, मतलब क्या क्या रिस्क होता है। अब उस पर डब्बे पे छुपा लगा हुआ था कि दिवाली वाले मतलब पटाखे जो है ना ऐसे मुंह करके नीचे, अब बच्चा ऐसे करके अनार जला रहा है, चिंगारी देखूंगा अच्छे से, कोई कोना छूट ना जाए, मुंह का हो गया, क्या बोलूं मैं, समझ गए ना मेरी बात को। फाइल अ कंप्लेंट एंड इनएप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम, आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर आपको कोई दुख हुआ है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कंप्लेंट फाइल करने की कंज्यूमर फॉरम यानी कंज्यूमर कोर्ट में। कोई आपके ऐसा नहीं आप घर बैठे हो और हाय तौबा मचा रहे हो, भैया दिक्कत है तो जाओ ना। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कंप्लेंट तो फाइल करनी पड़ेगी ना। डू नॉट फेल टू एन एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट, एक मिनट, अच्छा कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यार छोड़ना यार 100 रुपए की तो चीज है,
देखो प्रैक्टिकली बात करूं तो आदमी छोड़ ही देता है ना, कौन तो इतनी सिरदर्दी पालेगा, कौन केस चक्कर काटेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इस एक्ट के अंदर ये तक लिखा है कि आप ये मत देखो अमाउंट छोटा है कि बड़ा है, आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। लाइन आपको यहां मिल जाएगी। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, कंज्यूमर सोसाइटी फॉर्म करो, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर एक सोसाइटी बना लो जिसमें आसपास के लोग कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, उनके साथ कुछ हुआ है तो उस सोसाइटी में जाए। सोसाइटी का मतलब होता है बेटा, जब आप समझो एक अकेले आप कंप्लेंट कर रहे हो, एक पूरी सोसाइटी के लोग मिलकर कंप्लेंट कर रहे हैं, वजन कहां होगा, आप समझदार हो। आगे चलते हैं। और तीसरा रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, ये नहीं केला खाया और उड़ा के फेंक दिया, पीछे आंटी निपट गई, ठीक है ना। तो इसलिए एनवायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना होता है, ये सब आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड अगेंस्ट हुम, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले कौन कर सकता है, एक कंज्यूमर, कंज्यूमर तो कर ही सकता है। एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, यानी अगर कोई एसोसिएशन, कोई संस्था बनी हुई है कंज्यूमर के हित के लिए और वो रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो भी कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट केस फाइल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही कुछ गलत हो गया वो भी कर सकती है। सब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कौन गलत कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आप समझो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो किसी की गुड्स एंड सर्विसेज लेती होगी। अब बीजेपी के इतने होर्डिंग लगते हैं, क्या बीजेपी खुद ही छाप रही है, किसी की तो सर्विस ले रही होगी ना भाई, तो वो भी केस फाइल कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है, कोई अथॉरिटी केस फाइल कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, यानी कि अगर सब कई कस्टमर है जिनको सेम प्रॉब्लम हुई है, सब मिलके एक जना उनके बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है। अगर कोई निपट गया यानी डेथ हो गई कंज्यूमर की, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके घर वाले केस फाइल कर सकते हैं। इन केस कंज्यूमर इज अ माइनर, बच्चा है, वो बच्चे को आपने लूटा है तो उसके माँ बाप आप पे केस कर सकते हैं। लीगल गार्जियंस आपके ऊपर केस कर सकते हैं, समझ गए ना। लीगल गार्जियंस, लीगल गार्जियंस में आपके घर वाले आते हैं, ठीक है ना। अब किसी कोई निब्बा था, है ना, कोई निब्बा था 16 साल का, 15 साल का, ठीक है, उसके साथ कुछ गलत हो गया, उसके लिए उसकी निब्बी ने केस फाइल कर दिया। निब्बी इज नॉट लीगल गार्जियन, समझ गए ना मेरी बात को। हाँ, वो केस फाइल नहीं कर सकती। किसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है, सेलर के यानी दुकानदार, मैन्युफैक्चरर, बेटा आप किस किस की फील्डिंग सेट कर सकते हो, देखो दुकानदार की कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर की कर सकते हो, और डीलर ऑफ गुड्स विच आर डिफेक्टिव, मतलब गुड्स का डीलर। डिफेक्ट मींस एनी फॉल्ट, कोई मतलब डिफेक्ट का मतलब कोई भी फॉल्ट आ जाए, इम्परफेक्शन हो। इम्परफेक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने मांगा था 36 साइज, आ गया 38 साइज, जैसा शर्ट का आपने 36 साइज मांगा, 38 आ गया, तो ये भी क्या है बेटा, इम्परफेक्शन है। शॉर्ट कमिंग इन क्वालिटी, क्वालिटी हल्की आ गई हो, क्वांटिटी, मतलब किसी भी तरीके का डिफेक्ट आप केस फाइल कर सकते हो। द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, अगर आपने सर्विस ली है, मतलब आपने कोई, मान लो मैं टीचर हूं, आप मेरे से सर्विस ही तो लोगे, तो अगर आप मेरे से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप मेरे अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हो। करना मत, कूट दूंगा। चलो आगे चलते हैं। 3 tier लीगल रिड्रेसल मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तीन रिड्रेसल बनाए इन्होंने। एक है बेटा डिस्ट्रिक्ट, नाम याद रखना, एक है मेरे बच्चे स्टेट, और एक है बेटा ये नेशनल, ठीक है। ऐसे समझ लो आसान भाषा में, ये 3 प्रकार के कोर्ट हैं आसान भाषा में। सर हम किस में जाएं, जिसमें हमारा मन हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज ली है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी है जो 90 लाख रुपए की है, तो आप इसके पास जाओगे, डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है ना। पहले मैं पूरा आगे का बताऊंगा, फिर वापस आऊंगा। अगर आपके गुड्स की वैल्यू, गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 10 करोड़ तक, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ से लेके फ्रॉम 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, फ्रॉम 1 करोड़ नहीं,
अब 1 करोड़, क्योंकि एग्जैक्ट 1 करोड़ वाला तो पीछे कवर हो गया होगा, समझ गए ना मेरी बात। एक्सीडिंग 1 करोड़ लिखा है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक आप कहां जाओगे, स्टेट कमीशन। और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया तो कहां जाओगे आप, नेशनल कंज्यूमर के अंदर जाओगे। ओके सर जी, अब वापसी आ जाओ। अब मान लो आप यहां चले गए, आपने 90 लाख की गाड़ी खरीदी थी, तो आप यहां चले गए, आपको कोई तकलीफ आई थी और बाय चांस आप कोर्ट में केस फाइल करा, और मतलब आपने यहाँ केस फाइल करा और आप हार गए, तो अब हार गए तो अब क्या यहीं रुक जाओगे, नहीं, आपको अधिकार दिया गया है कि जिस दिन जज साहब ने कोर्ट का फैसला सुनाया था, आपको वहां से 45 दिन दिए जाएंगे, 45 दिन दिए जाएंगे। जज साहब ने जिस दिन ऑर्डर पास करा उसके 45 दिन तक आप यहां भी अब जा सकते हो। सर पर हम तो 90 लाख थे, नहीं, आप 90 लाख थे, आप पहले यहीं गए थे, यहां से संतुष्ट नहीं हुए तो आप बड़े पापा पे जाओगे। जब आप यहां से भी संतुष्ट नहीं होगे फिर आप इस बड़े पापा पे जाओगे। सर यहां से भी संतुष्ट नहीं हुए तो बेटा सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सर सुप्रीम कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुए तो बेटा फांसी लगा लो। समझ गए बात को? हाँ, तुम संतुष्ट ही नहीं हो रहे। अब इसके अंदर इतने सब में क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन पहले तो आपको ना मीडिएशन करने का मौका देती है, कि आपको बिठाएगी और कंपनी का बंदा बिठाएगी कि भैया आपस में देख लो, कर लो आपस में, मान जाओ, मेरे चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। और अगर आप नहीं मानते हो, दोनों में से नहीं कोई निकल पा रहा हल, तो अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर को डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये अब कंप्लेंट के हिसाब से अपना प्रोसीजर चालू करेगी। मतलब वो ये है कि पहले आपसे सलाह कर लो, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं जिंदाबाद। तो याद रखिएगा, यहां से आपको कितने दिन दिए गए हैं, 45 दिन दिए गए हैं कि आप कहां जा सकते हो, स्टेट कमीशन में जा सकते हो, यहां जा सकते हो। अब यहां से आप यहां चले गए, अभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिली है, तो अब आपको दिन थोड़े कम दिए जाएंगे, 30 दिन दिए जाएंगे। लेकिन इस जज साहब ने भी ऑर्डर पास कर दिया और उससे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो अब आपको 30 दिन दिए जाएंगे। आप इसके आगे जा सकते हो नेशनल कमीशन के पास। फिर आप नेशनल कमीशन के पास चले गए, वहां भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, फिर आपको अगेन 30 ही दिन दिए जाएंगे कि आपको हम 30 दिन दे रहे हैं, कहां केस फाइल कर लो, जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर लो। अब इससे आगे कहीं जाओगे, है ना, वो गलती हो जाएगा फिर। अब आपको क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, तो सबसे पहले मतलब जज साहब आपके लिए क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, तो जज साहब ये कह सकते हैं कंपनी को, हाँ भाई कंपनी तरह इसके गुड्स के, इसकी जो भी गुड्स या सर्विसेज थी उसका डिफेक्ट को रिमूव करके दे, इसको जो है प्रोडक्ट को ओके करके दे। दूसरा ये भी कह सकते हैं, ना तू एक काम कर, नया ही दे इसे प्रोडक्ट, तू वो मत कर, रिपेयरिंग मत कर, नया प्रोडक्ट दे। जज साहब ये भी कह सकते हैं कि ना भैया ना, तू एक काम कर, इसके पैसे ही रिफंड कर दे, ना इसे तेरा गुड्स चाहिए ही नहीं अब। उसके बाद कंपनी सरकार ये जज साहब ये भी कह सकते हैं कि भैया इसको जो है ना, जो इसका हक बनता है ना उतना कॉस्ट दे, इसके तेरे प्रोडक्ट की वजह से 1 महीना नौकरी पे नहीं जा पाया, बीमार पड़ा रहा, इसकी सैलरी का नुकसान हुआ है वगैरह वगैरह, इसको 1 महीने की सैलरी के पैसे भी तू देगा। टू पे अ रीजनेबल, मतलब यही है कॉम्पनसेशन, और इसके अंदर ना एक ही बात होती है, ठीक है। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजार्डियस गुड्स एंड नॉट टू ऑफर हैजार्डियस गुड्स फॉर सेल। कंपनी को यह भी वार्निंग दी जा सकती है कि भैया ऐसा है, टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ, अच्छा सीज कर देना, सीज का मतलब होता है बंद कर देना। किसको बंद कर देना? मैन्युफैक्चर को बंद कर देना कि भैया अब तू ये प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। टू डिसकंटिन्यू ट्रेड प्रैक्टिस नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर, उसको ये भी कहा जा सकता है कि फ्यूचर में अब ऐसा रिपीट हो ना जाए। देखो एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी कि अब तू बनाएगा ही नहीं, एक क्या कह दिया, देख जो तेरा माल है वो खराब है, उसको तो करते डिस्ट्रॉय, अब तू नए सिरे से माल बना, लेकिन अब उसके अंदर वो दिक्कत ना हो। एक है बैन ही कर दिया, एक है कि अब अच्छा करेगा तो मैं तेरे को चलने दूंगा, वरना तू बंद है। टू पे एनी अमाउंट, ये याद रखना। टू बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड टू बी यूटिलाइज फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। यानी कि कंपनी को यह भी कहा जा सकता है, हे कंपनी आपको जो भी, जैसे कंज्यूमर ने आपसे 90 लाख की गाड़ी खरीदी थी ना, तो उसका बेटा 5% कितना होता है? 4.5 लाख रुपए। आओ ये 4.5 लाख रुपए जमा कराओ, कहां पर? कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर, ताकि क्योंकि ये कोई भी
सरकार संस्था चलाती तो उसमें पैसा लगता है ना, तो पैसा इकट्ठा कहां से होगा? ऐसी कंपनियों से खींचा जाता है। भाई 4.5 लाख रुपए ला, इस फंड में डाल दे, हम कंज्यूमर के हित का ध्यान रखते हैं, उनमें खर्चा वर्चा लगता है, पुलिस वालों को भी भेजना पड़ता है, उनमें पैसे लगते हैं हमारे, आप फंड में पैसे डाल। तो कोर्ट आपको भी पैसे दिलवा सकती है, आपके संग कंज्यूमर ये जो आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, यहाँ भी पैसा पहुंचाया जाता है। फंक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, अब बात आती है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए करती क्या है, जिसको पैसा दिलवाया जा रहा है या कुछ भी है। एनजीओ के लिए क्या, एनजीओ आपके लिए क्या क्या करती है? तो सबसे पहले आपको एडुकेट करती है, आप क्योंकि इनके अंदर ना प्रोफेशनल बंदे होते हैं जिनको एक्ट की सारी बातें पता होती हैं, तो वो आपको एडुकेट करते हैं, बताते हैं आपके अधिकारों के बारे में, आपको मीटिंग बुला के आपको अधिकारों के बारे में बताते हैं। पब्लिश पीरियोडिकल्स, समय समय पे मैगजीन्स निकालते रहते हैं, उसके अंदर कंज्यूमर से रिलेटेड कोई केस आया हुआ उसको पब्लिश कर देंगे कि पढ़ो देखो ऐसा भी होता है, उसको ये बचाव मिला था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग, अगर उनको लगता है कि भैया प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ चल रही है, बाजार में हवा चल रही है, तो वो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, इतनी बड़ी इनके पास पावर होती है, लेबोरेटरी वगैरह में टेस्ट करवा सकते हैं। एंकरेज कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, और वो कंज्यूमर को एंकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि ना भैया आप प्रोटेस्ट करो, आप अपने हक के लिए लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो। उसके बाद प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, अगर किसी को लीगल हेल्प चाहिए कि हमें नहीं पता, एक आम कंज्यूमर है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है, तो बेटा आजा तू हमारे पास, हम तेरे को लीगल हेल्प भी दिलवाएंगे। फाइलिंग कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ पे जिस भी कोर्ट में उसका केस जाना चाहिए उस कोर्ट तक केस ये एनजीओ ये ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाती है। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, यानी जनरल पब्लिक, पब्लिक के हित के लिए। अब कोई कंज्यूमर तो आया नहीं इनके पास, एनजीओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास कि हमें तकलीफ हुई है, लेकिन इनको खुद को लग रहा है कि ना भैया इससे तो एक कंज्यूमर का कुछ गलत हो सकता है, इनको खुद ही लग रहा है ये पूरे समाज के लिए सही नहीं है प्रोडक्ट, बैन कर दो इसको, इसके अगेंस्ट केस फाइल, बैन तो नहीं, इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दो। तो जनरल पब्लिक यानी आम जनता के लिए, उनके हित के लिए अगर उनको कोई इनिशिएटिव लेना पड़े, अपनी तरफ से पहल करनी पड़े केस वगैरह फाइल करने में, तो वो पीछे नहीं हटती है। नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, एक अपने मन से किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कर सकती, इंडिविजुअल के लिए जब करेगी जब इंडिविजुअल इनसे कहेगा करने के लिए, लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए कर सकती है, ये याद रखिएगा, सबके लिए कर सकती है, किसी एक के लिए अपने मन से नहीं कर सकती। अगर वो जब तक इन्हें अप्रोच नहीं करेगा जब तक ये नहीं कर सकती। समझ गए मेरी बात को? तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यस, तो बच्चों आज हमारा बिजनेस स्टडीज के सभी चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, आप इन्हें पढ़ते रहो, रिकॉर्डिंग आती है, आती रहेंगी। अब बेटा अब हम आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम में कराएंगे, बहुत अच्छे से केस स्टडी वगैरह करवाएंगे, आप इन लेक्चर्स को लगा लेना। एक एक दो डेढ़ घंटे की वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पौना घंटा ऐसी वीडियो है, आपका पूरा बिजनेस स्टडीज हो जाएगा, चिंता करने की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चा बहुत इग्नोर करता रहता है शुरू में, और बाद में वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देती है। तो इस तकलीफ को दूर करने के लिए आप हमारी पूरी सीरीज लगा लो बिजनेस स्टडीज की, आपकी समस्याएं क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद हम बेटा आपके लिए केस स्टडी, एमसीक्यूज वगैरह वगैरह सब कुछ लेके आएंगे। तो जुड़े रहें बच्चों चैनल से, बच्चों के साथ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन सबकी हेल्प हो सके। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।